लेकिन इमेज पहचानने में अभी वो नहीं किया। नहीं है। फैट कैसा दिखेगा बात करें, जस्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो भी रेज निकलने के बाद हमारी बॉडी से क्रॉस करता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो एक्सरेज को रोकती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटीन्यूएशन। एटीन्यूएट करना। तो एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट भी कि हमारी बॉडी कितना एक्सरेज को रोक रही है। हमारी बॉडी का जो पार्ट एक्सरेज को जितना ज़्यादा रोकता है उसके पीछे रीजन क्या है कि उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है, तभी तो वो रेज को ज़्यादा रोक रहा है। ठीक है, एक तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा, दूसरा इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि उस जगह का एचयू वैल्यू हॉस्पिटलिटी क्या होगा? ज़्यादा। ये जितना ज़्यादा रोकेगा यानी एटीन्यूएट करेगा, उस जगह का सीटी नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। सीटी नंबर बोलो या एचयू बोलो या फिर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट, सब कुछ से इसको हम थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है एक्चुअली क्या है कि ये बोन सबसे ज़्यादा रोकता है और एयर सबसे कम रोकता है। ठीक है, लेकिन इसको नंबर एक डिजिट के फॉर्म में दिया गया है। तो डिजिट के फॉर्म में देने के लिए किसी न किसी को एक बेस लाइन मानना पड़ेगा, किसी को जीरो मानना पड़ेगा जी। तो जीरो माना गया है वाटर को। मतलब ये बोला गया है कि वाटर से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका सीटी नंबर वाटर से ज्यादा होगा, वाटर से जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका सीटी नंबर वाटर से कम होगा। क्लियर है? तो वाटर को जीरो माना गया। वाटर से कम डेंसिटी फैट की होती है। फैट में एयर बबल्स होते हैं, वाटर में एयर बबल्स नहीं होते। फैट आपको दिखने से सॉलिड लगता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम। तो अब जीरो से कम आया तो कितने आ जाएगा? माइनस में। जीरो से कम हुआ तो माइनस। तो फैट की एचयू वैल्यू -100। फैट की एचयू वैल्यू -100। फैट के बाद कोई उससे भी ज्यादा हमारी बॉडी में कम डेंसिटी वाला है तो वो है एयर। बात समझ में आ रही? वाटर के बाद फैट, फैट के बाद एयर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाकी चीजें जितनी है वो वाटर से ज्यादा है। तो वाटर से कम हमारी बॉडी में सिर्फ दो चीज, कौन कौन सी? एक फैट, दूसरी एयर। फैट दो जगह होता है हमारी बॉडी में। देखो ये फाइनल टचअप दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपकी क्लासेस चल रही है, 10 से 15 दिन में। ठीक है, आगे क्लास चलेगी, लेकिन इन दोनों के 2-3 जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए है कि तो इसमें आपका एक एक सिंगल वर्ड कवर किया जाएगा, लेकिन 100%। वाटर से कम दो चीज कौन कौन सी? एक फैट और एयर। पहले हम बात करते हैं कि फैट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होगा। फैट हमारी बॉडी में दो जगह, स्किन के जस्ट नीचे, जिसको आप बोलते हो सबक्यूटेनियस फैट। कोई डाउट? ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट स्किन के जस्ट नीचे। उसके पीछे का फिजियोलॉजी में आपको बता चुका हूँ, थर्मो इंसुलेटर का काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो स्किन सबसे ऊपर हमारी बॉडी में, स्किन के जस्ट बाद फैट, तो उसकी एचयू वैल्यू आपको आएगी -100। ठीक है, उसके बाद एयर, दूसरी जगह जो फैट होता है वो होता है हमारे ऑर्गन के सराउंडिंग, जिसको बोलते हो विसरल फैट। तो ये दो पोजीशन है हमारी ऑर्गन के सराउंडिंग में, जैसे हमारी पेरिटोनियल कैविटी, इंटेस्टाइन के आसपास, लीवर के आसपास। अगर लंग्स वाले एरिया में बात करें तो हार्ट के पेरीफेरी में, ठीक है, पेरिकार्डियल फैट हो सकता है। बाकी मसल्स जहाँ पे है, मसल के सराउंडिंग में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे विसरल फैट और दूसरा सबक्यूटेनियस। अब हम बात करते हैं एयर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर हम ऊपर ब्रेन में बात करें तो स्कल के अंदर जो ब्रेन पैरेन्काइमा है वहाँ पे एयर के लिए कहीं पे स्पेस नहीं है। हाँ, स्कल के अंदर हमारी हॉलो कैविटी बनाई गई है इन द फॉर्म ऑफ पैरानेजल साइनसेस, तो वहाँ पे आपको एयर मिलेंगे।
सारे में फ्रंटल में स्पाइनल मैक्सिलरी चल जाएगा। इसके अलावा मैक्सिलरी सॉरी एस्ट्राइड और आपकी इंटरनल एयर इंटरनल आईएसी बोलते हैं ना, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, तो ये कैनाल जाना है इसमें। तो वहाँ एयर मिलेगा आपको एस्ट्राइड एयर सेल्स वाले जगह पे एरिया। नीचे अगर हम आते हैं नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ठीक है। ओसोफेगस में कभी कभी जब हम खाते हैं तो उस वक्त एयर चला जाता है, तो आपको ओसोफेगस में या जीआई ट्रैक में एयर मिलेगा। जीआई ट्रैक में एयर मिलेगा, कहाँ से? पूरा यहाँ से लेके नीचे तक कहीं पे एयर आपको मिलेगा। कहीं पे जो लार्ज बॉयल लूप्स है उसमें ज़्यादा मिलेंगे, स्मॉल बॉयल लूप्स में कम मिलेंगे, लेकिन मिल सकते हैं, ये नॉर्मल है। लंग्स की बात करें तो ट्रैकिया, कैराइना जहाँ से बाइफर्केट हो रहा है, ठीक है। ब्रोंकस प्राइमरी, सेकेंडरी और साथ में एल्वियोलाई, सब में एयर भरा हुआ है। तो लंग्स पैरेन्काइमा में आपको एयर मिलेगा, लेकिन वो फ्री एयर नहीं है, वो पैरेन्काइमा के अंदर है, सेल्स के अंदर है। जो ट्रैकिया के अंदर एयर रहेगा उसकी डेंसिटी अलग रहेगी, जो लंग्स के अंदर एयर रहेगा उसकी डेंसिटी अलग रहेगी। यही रीजन है कि लंग्स में अगर कहीं पे भी एल्वियोलाई के ऊपर कहीं पे भी कोई पैचेज आ गए ट्यूबरकुलोसिस के केस में, या कोई मास आ गया, तो जब आप लंग्स विंडो देखते हो, विंडो विड्थ, विंडो लेवल बता चुका हूँ, आपके क्लास में नहीं हुआ है, अभी जस्ट इसके बाद विंडो विड्थ, विंडो लेवल पे ही आएंगे हम। क्या चाहिए? ये बोल लिया तो उसमें विंडो विड्थ, विंडो लेवल पे अभी हम आएंगे। अलग अलग जैसे जिस विंडो विड्थ, जिस विंडो लेवल पे हमारा लंग्स बेटर दिखता है, उस विंडो को हम बोलते हैं लंग्स विंडो। जिसमें मीडियस्टेनम के ऑर्गन अच्छा दिखेंगे, मीडियस्टेनम विंडो। जिसमें एब्डोमेन पे अच्छा दिखेगा, एब्डोमिनल विंडो। जिसमें हेड अच्छा दिखेगा, हेड विंडो। जिसमें बोन अच्छे दिखेंगे, बोन विंडो, ठीक है। तो उनमें इस विंडो में चेंज क्या होता है? अपर और लोअर सीटी वैल्यू, अपर और लोअर सीटी वैल्यू, कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम। एक तरफ मैक्सिमम सीटी वैल्यू होता है और एक तरफ मिनिमम सीटी वैल्यू। बेसिक अभी इसको हम बात है, ठीक है। तो एयर का पता चल गया कि एयर कहाँ कहाँ हो सकता है, ये ट्रैक में हो सकता है, ठीक है, लंग्स में हो सकता है, ट्रैकिया में हो सकता है। इसके अलावा और अगर कहीं पे भी एयर मिला वो क्या है? फ्री एयर है, वो एबनॉर्मलिटी है, वो एबनॉर्मल। ब्रेन के अंदर एयर चला गया, जाना नहीं चाहिए ना, एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। परफोरेशन हो गया आपकी पेरिटोनियम के ऊपर, क्या बोलते हैं? न्यूमो पेरिटोनियम। लंग्स रप्चर कर गया, कोलैप्स, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा और थोरेसिक कैविटी में एयर आ गया, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोपेरिटोनियम, न्यूमोथोरैक्स, ये कॉमन सेंस। इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर कि आपके मसल के अंदर एयर चला गया, मसल कोई फट गया और उसके अंदर एयर चला गया। ये कभी कभी होता है क्या, जो न्यूमोथोरैक्स होता है तो उसमें हम एक तो ट्यूब डाल देते हैं, तो उस ट्यूब में से एयर बाहर आ जाता है और धीरे धीरे लंग्स अपनी जगह पे आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन एक, जो हम लंग्स में एयर आ गया तो हम ट्यूब डालेंगे तो फिर लंग्स रप्चर नहीं होगा? बताओ। जब न्यूमोथोरैक्स हो गया तो वो लंग्स हो गया कोलैप्स, इसकी लंग्स पैरेन्काइमा कोलैप्स हो गई। जहाँ पे एयर है वहाँ पे लंग्स पैरेन्काइमा नहीं है, तो आपने ट्यूब कहाँ डाली? जो खाली जगह एयर है उसमें डाली। जैसे जैसे एयर आएगा वापस निकलेगा, लंग्स पैरेन्काइमा से प्रेशर खत्म होता जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? लंग्स अपनी जगह, वो तो स्पॉन्ज ही है, जैसे ही लंग्स से एयर बाहर आया वो कोलैप्स कर गया, एयर ने दबाव डाल दिया उसमें। बात समझ में आ रही है? जब वो एयर बाहर आएगा तो फिर ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, ट्यूब को बाहर निकाल देगा।
ठीक है, डन। क्वेश्चन मेरा क्या था, दूध डालोगे तो लंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा, वहाँ लंग्स होगा ही नहीं। क्लियर है? यस। न्यूमोपेरिटोनियम की केस में भी हम यही करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है तो हम क्या करते हैं, इस पर ट्रिक करते हैं, जिससे ये एयर लंग्स से बाहर निकलता है तो मसल के अंदर चला जाता है। दैट वेरी थिंग इज नॉन एज इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा इस वजह से भी हो जाता है, ठीक है। कभी इंजरी के केस में भी एयर दैट कैन बी द कॉज ऑफ इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा यानी मसल के अंदर का एयर आना। क्लियर? फैट के बारे में हमने बात कर ली, एयर के बारे में बात कर ली, ठीक है। वाटर, वाटर हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, CSF। CSF होगा, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं केस वाले एरिया में, कहाँ वाटर, आई बॉल, ठीक है। अगर इधर देखें तो स्टिचियन ट्यूब में, स्टिचियन ट्यूब है जो हमारे कॉक्लिया के अंदर जो एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, उसके अंदर फ्लूइड है। जब आप इधर घूमते हो तो आपको पता चलता है, जिधर जिधर फ्लूइड जाता है तो आपको पता चलता है कि आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, आपका बैलेंस बना के रखता है। वो कॉक्लिया का कभी कान बंद हो जाता है हमारा तो हमारा बैलेंस खराब हो जाता है, ठीक है। अगर नीचे हम आते हैं तो लंग्स में कहीं पे पानी की जगह नहीं है। प्लूरल लेयर है वो बहुत मिनिमल फ्लूइड है, नॉर्मल फ्लूइड है, ठीक है। अगर उसमें पानी ज़्यादा बढ़ जाए प्लूरल डिफ्यूजन तो होगा क्या, डायफ्राम तो नीचे दबा नहीं पाएगा, पानी भरेगा तो लंग्स को ऊपर दबाएगा, ठीक है। तो एयर की एचयू वैल्यू कितनी है, माइनस में 1000 और वाटर की एचयू वैल्यू 0, फैट की एचयू वैल्यू माइनस में 100। तो जब आपका पानी भर जाएगा तो उसकी डेंसिटी अलग दिखेगी, लंग्स की डेंसिटी तो अलग दिख ही रही है। लंग्स की तो माइनस में आएगा ना, 800, 900, 1000 इतना आएगा, कोई डाउट नहीं। तो जब प्लूरल डिफ्यूजन होगा तो वो डेंसिटी उसकी 0, 3, 4 थोड़ा सा 10 तक अगर उसमें कलेक्शन वगैरह रहा, ठीक है। प्लूरल डिफ्यूजन के केस में लंग्स कोलैप्स हो गए। तो इधर हो गया हमारा वाटर प्रोड्यूस। नीचे अगर आते हैं तो डायफ्राम के नीचे वाटर कहाँ कहाँ होना चाहिए, जीआई ट्रैक्ट के अंदर और ब्लैडर, किडनी के कैलिसेस के अंदर, यूरेटर के अंदर और ब्लैडर के अंदर। जीआई ट्रैक्ट, कैलिसेस, यूरेटर और ब्लैडर के अलावा अगर कहीं पे भी पानी है तो दैट इज फ्री फ्लूइड। कहीं पे भी है तो फ्री फ्लूइड, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसाइटिस। एसाइटिस के फॉर्म में हो सकता है, फ्री फ्लूइड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लीवर के आसपास हो सकता है। तो वो क्या है, पैथोलॉजी फाइंडिंग है, ये एब्नॉर्मलिटी है, नॉर्मल चीज नहीं है। तो आपको सबसे पहले कंफर्म होना है कि नॉर्मल क्या होता है। फैट नॉर्मल कहाँ पे रहता है, एयर नॉर्मल कहाँ पे रहता है, वाटर नॉर्मल कहाँ पे रहता है। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो जब भी इमेज देखोगे तो आपको एब्नॉर्मलिटी 100% पिक हो जाएगी। क्लियर है? तो वाटर का एक बार दोबारा डायफ्राम के नीचे वाटर कहाँ पे रहेगा, जीआई ट्रैक्ट के अंदर, रीनल कैलिसेस के अंदर, यूरेटर के अंदर और ब्लैडर के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। चलो, ओवेरियन फॉलिकल्स जब बनते हैं तो उसमें भी मतलब फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जो ओवरी फॉलिकल्स के फॉर्म में होता है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है। अब वाटर का क्लियर हो गया हमारा, फैट, एयर। अब हम बात करते हैं वाटर से ऊपर, सॉफ्ट टिश्यू की बात करते हैं। तो 15 से लेके 25 तक ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू के डेंसिटी, 15 to 25, कुछ की ज़्यादा भी होती है, 45 तक हम जा सकते हैं, 35, 45,
ठीक है। तो 15 टू 25 एवरेज माना जाता है, बट कुछ डेंस जो टिश्यूज होते हैं 35, 40, 45 तक, 45 तक जाते हैं। ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू या मसल जिसमें लीवर आ गया, स्प्लीन आ गया, किडनी आ गया, मसल्स आ गए, 15 से लेकर 45 तक ये ऊपर है। ठीक है, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं 45 से ऊपर सीटी वैल्यू क्या क्या हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, मसल हो गया, एयर हो गया, उससे ऊपर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज ब्लड। ब्लड की डेंसिटी हमारी मसल और खून से भी ज़्यादा रेज को ज़्यादा होता है। ब्लड के अंदर सीरम सिर्फ एक पानी है। अब ब्लड को थोड़ी देर छोड़ शॉर्ट हो जाता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी अराउंड 60 एच वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी ब्लड की। ब्लड और ब्लीड में क्या फर्क है, जो वेसल्स में है वो ब्लड है, वेसल से बाहर आ गया ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब वेसल से बाहर, फ्लो तो तब भी कर रहा है लेकिन वो वेसल्स के अंदर है। वेसल्स रप्चर कर गई, फ्लो तब भी कर रहा है लेकिन आपको ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है, पेशेंट ब्लीड कर रहा है, ठीक है, वो फ्लो करता है लेकिन वो वेसल से बाहर है। तो वेसल से बाहर है तो ब्लीडिंग है, वेसल के अंदर है तो ब्लड। तो ब्लड जब तक है एच वैल्यू 60 आएगी, ठीक है, 60, 70 इसी के अराउंड, पर 100 अगर ब्लीड हो गया तो 100, 80, 90, 100, 110 इसके अराउंड, ये हो गया ब्लीड। ठीक है, तो जीरो से 15 से 45, उसके बाद 60 के बाद 100 डन। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं 100 से ऊपर, तो फिर बात आती है बोन या कैल्सिफिकेशन। तो 150 से ऊपर जब चला जाता है तो हमारा बोन या कैल्सिफिकेशन की, और ये जाता है 3000। जरूरी नहीं है कि 1000 के पास ही हो, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ठीक है, और 3000 भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। तो ये हमारा सिटी वैल्यू, ये नॉर्मल प्लेन। अब इमेज पे देखते हैं। अब हम आते हैं वापस, कल हमने देखा था कि जब हम स्कैन करते हैं तो आज की डेट में लेटेस्ट मशीनें हैं, सब पे आप 0.6 to 5 mm के कट्स लें, लेकिन हम जब फिल्मिंग हम देंगे या वीविंग के लिए, वीवर के लिए जब हम इमेज देंगे तो उसमें हमें स्टैंडर्ड कट्स लेना, ठीक है। डायरेक्ट बहुत सारे लोग 0.6 to 5 में ही स्कैन करते हैं। बहुत सारे कंपनीज का या रेडियोलॉजिस्ट का कहना है कि इमेज हमारे को जल्दी मिल जाती है, जो पैटर्न हमारी फिल्मिंग का है उसी पैटर्न पे हम लें। तो चेस्ट एब्डोमेन ब्रेन के लिए 5 mm के 5x5 mm के कट्स, 5 mm के स्लाइसिंग, तो हम 5x5 के ही कट्स लेते हैं और उसको रिकन्स्ट्रक्शन में डाल देते हैं, तो थिन इमेज बन के हमारे को मिल जाती है। 5x5 में फ़ायदा क्या होता है, आपको इमेज जल्दी दिख जाती है। नंबर ऑफ इमेज 50-60 इमेज है और थिन कर दिया तो 400-500 इमेज हो जाएगी। तो 400-500 इमेज आने में टाइम लगेगा, और जब तक वो इमेज आप देखें नहीं आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो जनरली हम प्रेफरेबली क्या करते हैं कि जो स्कैन करते हैं वो मोटे कट्स में करते हैं, ठीक है, जैसे 5x5 पे, ऑर्बिट, बीएनएस इन सब के लिए 2.5 to 3 mm में, नेक के लिए 3 mm में, एक्सट्रीमिटीज़ के लिए 3 mm में, ठीक है, और इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं हम फर्दर 0.625 या 1.25। जो 16 स्लाइस की प्रोसीजर है उसको 1.25 तक का रिकन्स्ट्रक्शन होगा। आज के डेट में जो 16 से ऊपर है 0.625 पे 16 स्लाइस की मशीनों में भी तो आप 0.625 का रिकॉन कर सकते हैं, लेकिन इमेज काफ़ी ग्रेनी है, ठीक है। स्लाइस थिकनेस आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे इमेज की स्मूथनेस उतनी बेटर है, ठीक है। स्लाइस थिकनेस बढ़ाएंगे तो इमेज स्मूथ होगा, ग्रेनीनेस कम होगी। जितना थिन लेंगे उतनी ग्रेनी इमेज आएगी। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ स्लाइस ज़्यादा है, मतलब 30 स्लाइस मशीन है, 64 स्लाइस की मशीन है,
तो 64 तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर 16 स्लाइस की मशीन है 0.625 mm के कट्स लो और 1.25 mm के, तो दोनों में काफ़ी फर्क है। ठीक है, 4 स्लाइस की मशीन है, 4 स्लाइस की मशीन पे अगर 0.625 mm के कट्स लो तो काफ़ी सही है। ठीक है, तो प्रेफरेबली हम क्या करते हैं, मोटे वाले कट्स लेते हैं डायरेक्ट स्कैनिंग के। जब हम स्कैन के लिए प्लानिंग करते हैं ना, जिस वक्त हम प्लान करते हैं, प्लानिंग के वक्त ही हमारे को रिकॉन के लिए ऑप्शन आते हैं। रिकॉन के लिए या तो RECO लिखा हुआ रहता है या RE या सिर्फ R। तो रिकंस्ट्रक्शन करने के आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। यानी आपने 5x5 mm के कट्स लिए, ठीक है, जैसे आप चेस्ट का स्कैन, तो 5x5 mm के कट्स लिए, उसमें जो विंडो लेवल सेट किया उसमें मीडिया स्ट्रीमर का सेट कर दिया। अब आप रिकॉन वाले ऑप्शन में जाओ, रिकॉन वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको पूछेगा कि कितने mm के कट्स ले रखा और इसमें आप विंडो कितना रखना चाहते हो। तो भाई एक तो मेरे को मीडिया स्ट्रीमर वाला भी थीम चाहिए, दूसरा लंग्स विंडो चाहिए, तो लंग्स विंडो वाला भी थीम चाहिए। तो रिकॉन 1 में हम 0.625 mm के मीडिया स्ट्रीमर वाला सेट कर देंगे। रिकॉन 2 ओपन करेंगे, 0.625 में जाएंगे, लंग्स विंडो सेट कर देंगे। अगर RTA का केस है तो रिकॉन 3 में जाएंगे और उसमें 0.625 में बोन विंडो सेट कर देंगे। जैसे ही स्कैन कंप्लीट होगा आपको ये सारी इमेजेस रिफॉर्म होके मिल जाएगी। यानी आपको 5 mm के तो कट्स मिलेंगे ही, तीन कट्स मिलेंगे, एक मीडिया स्ट्रीमर विंडो में, एक लंग्स विंडो में और तीसरा बोन विंडो। क्लियर है? ठीक है, अब वो चाहता है कि नहीं मैं ऐसा करूं कि मुझे लंग विंडो भी 5 में मिल जाए अलग से, तो वो रिकॉन 4 में जाएगा और 5x5 mm के लंग्स विंडो सेट कर देगा कि मैं डायरेक्ट उसी को उठा के फिल्म पे दे दूं, मेरे को रिकंस्ट्रक्ट करके बनाने की नीड नहीं है। बोन विंडो है जॉइंट्स वगैरह के लिए, तो उसमें एक और रिकॉन 5-6 में जाएगा और उसमें क्या करेगा, बोन विंडो थीम तो ले ही आई था, इसमें 3x3 है, 3 mm के कट्स 3 mm के स्लाइस है, बोन विंडो भी सेट कर देगा। तो आप स्कैन करने से पहले ही ये सारी चीजें सेट करके रख सकते हैं। प्रोटोकॉल जब बनता है तो प्रोटोकॉल में ये सारी चीजें सेट कर दी जाती है। अगर नहीं है तो आप मैन्युअली, आप 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है, आप फटाफट उसको चेंज करके सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो कि नहीं मेरे को रिकंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए तो रिकॉन 1 पे जाओ, उस पर रिकॉन यस या नो का ऑप्शन आता है, नो कर दो, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। आपको चाहिए नहीं भाई लंग्स विंडो चाहिए, मीडिया स्ट्रीमर चाहिए, बोन विंडो नहीं चाहिए, बोन विंडो पे जाओ, नो कर दो। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए यस नो कर सकते हो, उसमें थीम भी बना सकते हो, मोटे कट्स भी ले सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन के बारे में कोई डाउट है? जब हम स्कैन करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन होते हैं, आप सब में रिकंस्ट्रक्शन में जाके स्कैन कर सकते हैं। डन? तो ये अगर ब्रेन कर रहे हो तो ब्रेन में हमारा एक हेड विंडो, ब्रेन पैरेन्काइमा, जिस विंडो में आपका एब्डोमेन अच्छा दिखता है उसमें ब्रेन अच्छा नहीं दिख सकता, तो उसका हेड विंडो अलग होता है। अब पता चला कि RTA का केस था, बोन विंडो भी चाहिए, तो आप तभी के तभी रिकंस्ट्रक्ट करके उसी में रिकॉन में ऑप्शन पे जाके, ये नहीं कि स्कैन करने के बाद बना, आप स्कैन करने के बाद, आप ये भी नहीं है कि स्कैन के बाद नहीं बना सकते, स्कैन के बाद भी बना सकते हैं, 2 साल के बाद भी बना सकते हैं। आपके पास डेटा चाहिए, ओरिजिनल डेटा अगर है तो आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वर्क स्टेशन पे नहीं, कंसोल पे जिस पे आप स्कैन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि हाँ उस पर 5x5 mm के कट्स लिए और इस सिस्टम से आप चाहोगे तो रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो डेटा सोर्स इमेज जो आई है, जो रेज पूरे का आया है, वो किस पे आया है? सिस्टम में आया है। जो सीटी वैल्यू आई है सारी, वो पूरी सीटी वैल्यू किस में आई है? सिस्टम के अंदर। उसी के अंदर से आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप अपनी बात से नहीं कर सकते।
क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया कि स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग स्टैंडर्ड फिल्मिंग के लिए या स्कैनिंग के लिए कितनी होनी चाहिए। इवन कि जब हम एंजियोग्राफी भी करते हैं तो हम 5x5 के कट्स लेते हैं। रीजन क्या है? इमेज हमारे को जल्दी से दिखती है, इन इमेज को दिखने में टाइम लगता है। कॉर्नरी भी हम करते हैं तो उसमें भी हम मोटे कट्स ही ले लेते हैं, बाद में उसको रिकंस्ट्रक्शन में डालते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आपको कल बताई थी मैंने, कॉलिमेशन के रिगार्डिंग। जो सीटी की मशीन में 3 तरह का कॉलिमेशन होता है। एक जो छोटे छोटे ऑर्गन जैसे पीएनएस हो गया, ऑर्बिट हो गया, टेम्पोरल बोन हो गए, हेड हो गया, उसके लिए स्मॉल कॉलिमेशन। उस कॉलिमेशन में क्या होगा कि उतनी आपकी उतनी बॉडी पार्ट एक्सपोज होगी, जिसका रेंज होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर ही आपकी बॉडी एक्सपोज होगी। 25 सेंटीमीटर से बाहर अगर आप एफओवी खोलेंगे तो उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शटर आपने बंद करना था। वो रेंज उसके कॉलिमेशन, उसके बाद क्या था? लेट था। लेट होता है जो एक्सरेज को कंप्लीटली रोकता है। ठीक है। सेकंड मीडियम में 35, ठीक है, उससे बाहर जॉइंट्स वगैरह के केस में हम जनरली करते हैं। ठीक है। उससे ऊपर हम जाएं तो लार्ज 54, लार्ज में 50। बॉडी केसेस में हम 50, 55 वाला, 54 वाला रखते हैं। एंजियोग्राफी जैसे अपन ने लोअर में एंजियो, ठीक है, ये आप एंजियो कर रहे हैं, ब्रेन और नेक एंजियो में तो वो 25 वाला ही रहता है। लेकिन उसके अलावा और कोई भी एंजियो सब में हम लार्ज, बॉडी का चेस्ट और एब्डोमेन का केस हुआ लार्ज होता है, नी ज्वाइंट किया लार्ज होता है, शोल्डर ज्वाइंट किया लार्ज होता है। तो ये कॉलिमेशन हुआ। कॉलिमेशन नो डाउट आपका 50 सेंटीमीटर ओपन हुआ है, लेकिन आप अब जैसे पतला पेशेंट, ठीक है, तो आप डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू कितना रखोगे? उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग रखोगे ना जी। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे बिलाल है, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा इमेज इतनी दूर में आएगा, बिलाल खड़ा हो तो इतनी दूर में आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू। अब अगर मैंने बिलाल के केस में भी इतना कर दिया तो होगा क्या? डिस्प्ले पे इतना आएगा और डिस्प्ले इतना दिख रहा है और बिलाल की इमेज इतनी दिख रही है। अगर मैंने स्कैन करते वक्त ही इतना ही ओपन किया तो पूरे स्क्रीन पे इमेज आएगी। डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू आप छोटा रखेंगे, चाहे 10 mm भी रखो, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रखो, आप 10 सेंटीमीटर रखा आपने डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू, तो वो पूरी इमेज स्क्रीन। अब रिस्ट जॉइंट हम लेते हैं, ठीक है, 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 की एफओबी होती है फील्ड ऑफ व्यू। तो 10 से 12 जब हम एफओबी रखते हैं सेंटीमीटर, तो पूरे स्क्रीन पे हमारा रिस्ट जॉइंट दिखता है कि नहीं दिखता है? कॉर्नर की में, ठीक है। अब मैंने एफओबी रख दिया 40, तो कितना छोटा सा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू हमारा नो डाउट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कॉलिमेशन हमारा पूरा का पूरा ओपन रहेगा। ये नहीं कि जो आप छोटा कर रहे हो लेकिन रेंज पूरे पे लगे, आपको इमेज उतना ही देगा। उससे फायदा क्या है? आप फर्दर अगर कहीं, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आपने राइट शोल्डर कर दिया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं यार मेरे को लेफ्ट चाहिए कंपेरिजन के लिए, दोबारा बड़ा कर, तो आप उसमें एफओबी बड़ा कर सकते, रिकंस्ट्रक्शन में जाते, रिकॉन में जाते। ठीक है। हम करते हैं स्ट्राइडर्स में पहले सिंगल स्लाइस में मतलब एक तरफ के किए जाते थे, बहुत दिक्कत होती है। अब क्या है? आप स्कैन कर लो, स्कैन करके रिकंस्ट्रक्शन में जाओ, 8 या 10 की एफओबी इधर और 8 या 10 की एफओबी छोटी छोटी बिल्कुल एफओबी में स्ट्राइडर्स राइट का अलग बना के दिखा सकते हो, लेफ्ट का अलग बना के दिखा सकते हो। ये क्लियर समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो? रिकंस्ट्रक्शन में जाओगे, आपने ये ओपन किया कितना? 22 या 24 सेंटीमीटर ओपन कर दिया। 22 या 24 सेंटीमीटर में आपको कॉक्लिया दिखाई ही नहीं देगा, स्टिचिंग ट्यूब दिखाई दे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई ही नहीं देगा। बात समझ में आ रही? तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शन में जाएंगे और राइट साइड में
राइट और लेफ्ट का भी ऑप्शन रहेगा, तो हम जीरो वहाँ पे क्या रहेगा जीरो, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 5 या 6 सेंटीमीटर देंगे या 4 सेंटीमीटर। R40 अब ये सेंटरिंग ले लेगा इसका, तो सिर्फ इसी साइड की इमेज, और FOB कितनी करनी 8 से 10, तो 8 से 10 में इसी साइड की इमेज, फिर L40 इस साइड की इमेज दिखाई दे रही। डन। तो रिकंस्ट्रक्शन में आप जाके छोटा बड़ा राइट लेफ्ट कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके कॉलिमेटेड एरिया में वो ऑर्गन आ रहा है तो। अब ये हुआ कि आपने जो कॉलिमेशन किया था उस कॉलिमेशन से बाहर ऑर्गन चला गया, तो उस पर तो रेडिएशन पड़ा नहीं, तो फिर उसकी इमेज कुछ भी करना नहीं है। डन। यहाँ तक हमारा कल तक हो चुका था, क्लियर है। अब इस पे आ गए सेंटरिंग की बात करते हैं। सेंटरिंग मशीन पे आप स्कैन करने जाते हैं तो मशीन को आप बताते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक एरिया चाहिए, ठीक है। जो भी एरिया चाहिए वो आप प्लानिंग करते हैं, तो मशीन को सबसे पहले आपको बताना है कि जीरो आप किसको मानते हो। जो जीरो मानोगे उससे ऊपर वाले को मशीन सुपीरियर मानेगी और उससे नीचे वाले को इंफीरियर मानेगी। एमआरआई में स्काउट जब आपने देखा था तो ये देखा था कि आधा ऊपर और आधा नीचे, जहाँ पे हम सेंटरिंग करते हैं, और फील्ड ऑफ व्यू 30 रखा, तो जहाँ पे सेंटरिंग की है वहाँ से 15 सेंटीमीटर ऊपर लेगा, 15 सेंटीमीटर नीचे। याद है सबको? सबको नहीं याद है? पक्का ना? अगर मैंने 20 रखा है FOB तो 10 ऊपर देगा 10 नीचे। लेकिन इस केस में क्या है, सिटी में आपने जहाँ पे जीरो किया आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो उस जीरो से कितना ऊपर लेना चाहते हैं और कितना नीचे। जो स्काउट मिलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जीरो लेकिन मशीन को बताना है, सेंटरिंग आपको बतानी है। जैसे आपने चेस्ट के लिए थायराइड के सेंटरिंग, क्लियर है? यहाँ सॉरी ये एक्सटर्नल और तो हमें चेस्ट का स्काउट चाहिए, टोपोग्राफ लोकलाइजर चाहिए, तो हमें कहाँ तक चाहिए? पूरे रिब्स तक, प्लॉटिंग रिब्स के नीचे तक, और ऊपर कितना चाहिए? C1 C7 कवर होना चाहिए, एपेक्स पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल किया था कहाँ पे? D2 पे, तो दो वर्टेब्रा ऊपर, तो हार्डली 5 सेंटीमीटर ऊपर, और नीचे कहाँ 35 से 40 सेंटीमीटर नीचे। तो हमारे पास स्टार्ट और इन लोकेशन दो ऑप्शन है, स्टार्ट या इन लोकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है? S या 0 से ऊपर जा रहे हैं तो सुपीरियर 50 डाल दिया, स्टार्ट लोकेशन में सुपीरियर 50, यानी जहाँ पे तुमने जीरो किया है वहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर लेगा, और इन लोकेशन में इंफीरियर 400 डाल दिया, यानी नीचे 400। तो आपको जो स्काउट देगा, जब आप जीरो दबा के स्कैन के लिए दबाओगे तो वो मूव बटन मांगेगा। मूव क्यों मांगेगा? क्योंकि जीरो तो आपने यहाँ किया है, वो स्टार्ट करना है उसको कहाँ? ऊपर से, तो बोलेगा कि मूव टेबल को मूव कर, तो टेबल मूव बटन दबाएंगे तो वो सेंटरिंग लेके आएगा कहाँ? जितना ऊपर आपने लगाया है। S50 किया है तो वो 0 से 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, और वहाँ से फिर वो जब स्कैन बटन दबाओ तो यहाँ से स्कैन करते करते यहाँ तक स्काउट, ठीक है। तो ये स्काउट सिटी में थोड़ा सा चेंजेस है कि स्टार्ट और इन दोनों आपको बताना, हर बार आपको नहीं करना। आप किसी भी मशीन पे जाएंगे तो ये प्रोटोकॉल आपको सेव मिलेगा, आपको सिर्फ स्कैन करना है, उस पर छेड़ना नहीं, क्योंकि देखो बिल्कुल नया सिस्टम है। जहाँ पे एप्लीकेशन वाला आ रहा है तो वहाँ पे आप छेड़ सकते हो, लेकिन ऑलरेडी जहाँ पे पहले से लोग काम कर रहे हैं, चेस्ट का प्रोटोकॉल उठाया, सेंटरिंग यहाँ पे किया, मूव स्कैन स्काउट आ जाएगा। आपको उसमें जाते ही जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही नहीं करना। हो सकता है कि वहाँ पे 35 से हो, मैंने आपको 40 बताया, तो ये नहीं कि अरे यहाँ तो I400 है, I350 कर दो, ये सब करने की नीड नहीं है। प्रोटोकॉल वहाँ पे सालों से वही चलते आ रहा है, ठीक है।
हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें काम किसके लिए करना है, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन के लिए। हमारी नॉलेज अपने लिए है, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि परेशान करने के लिए। तो जो अगर वो एक्सेप्टेबल है, वो उसी पे रिपोर्टिंग बना रहे हैं, तो हमारे को परेशानी की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब आप वहाँ पे फेमिलियर हो जाओ, सारी चीज़ें आपके अंडर आ जाए, तो आप सजेशन दे सकते हो कि अगर हम ऐसा करें तो बेटर होगा। बोले ठीक है, एक पेशेंट में करके दिखा, एक पेशेंट में करके दिखाया, अगर वो पास हो गया तो अब वो प्रोटोकॉल वहाँ का बन जाएगा। ये नहीं कि पहले ही दिन जाके अपने कोहरा में चाहिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हुआ है ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, पहले वाले बैच में पहले ही दिन जाके बच्चों ने प्रोटोकॉल छेड़ दी, पहले ही दिन उसको माउस दिया तो माउस देती सुपीरियर इंफीरियर डाल रहा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है, उससे टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले बात, आपका टाइम वेस्ट होगा। प्रोटोकॉल सेव इसलिए किया गया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सेव हो, फटाफट आप स्कैनिंग। तो ये बात गांठ बांध देनी है। प्रोटोकॉल उठाना है, चेस्ट का प्रोटोकॉल है, चेस्ट उठा लेना है। हाँ, नज़र जरूर एक बार दौड़ानी है कि सब कुछ सही है या नहीं है। ठीक है, एक बार आपको नज़र दे, अगर मिलता जुलता है तो ओके, कोई डाउट। अब स्टार्ट करते हैं हम ब्रेन ग्लैब्ला। ग्लैब्ला की ब्रेन के लिए सेंटरिंग कहाँ होगी? ये तो हो चुका है ना, ग्लैब्ला, नेजन, हैवार्ड, स्टर्नोलॉज, लैंडमार्किंग हो चुकी है। अब आप ब्रेन की सेंटरिंग कहाँ करोगे? इससे कितना 10 सेंटीमीटर ऊपर, सेंटीमीटर नीचे ब्रेन। तो स्टार्ट लोकेशन कितना करोगे? S100, नीचे I100। ठीक है, अगर आप PNS ले रहे हो, लेजन पे सेंटरिंग किया, तो यहाँ से ज़्यादा ऊपर तो जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी स्काउट ले रहे हो, S50, S60, S100 तक कर सकते हो। नीचे आपको आ रहा है I150, 15 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर ऊपर, 15 सेंटीमीटर नीचे, पूरा फेस कवर हो गया। अब उस पर आप कुछ भी करो, ऑर्बिट करो, PNS करो, टेम्पोरल बोन करो, जो भी करना है वो करो। ठीक है, नेक की बात करें, हाइवाइट बोन पे अपने सेंटरिंग। ठीक है, तो यहाँ से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर, 15 सेंटीमीटर नीचे, यही है ना। तो स्टार्ट और इन लोकेशन आप सुपीरियर 150, इंफीरियर 150, टोटल 30 सेंटीमीटर का एको भी आ जाएगा। ठीक है, चेस्ट में जैसे बताया सुपीरियर 50, इंफीरियर 400। एब्डोमेन की बात करें, जिफाइड पे आप करते हो, यहाँ से सुपीरियरली 10 सेंटीमीटर ऊपर ले लो। तो स्टार्ट लोकेशन S100 और नीचे कितना? 500, 400, 500, 600 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो इतने में आपका पेल्विक सिम्फाइसिस तक कवर हो जाएगा। क्लियर है? रिस्ट जॉइंट का कर, आपने यहाँ सेंटरिंग किया, रिस्ट जॉइंट लेटाया, यहाँ पे सेंटरिंग किया, तो यहाँ से कितना? 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर नीचे, यही लोग है ना। शोल्डर क्या कर रहे हो, कितना चाहिए आप? 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर नीचे। एच एल्बो इसकी बात करें अगर, ये भी नी जॉइंट भी, नी में थोड़ा सा बढ़ा दो, 15-15 कर दो। तो ये आप मतलब कहीं पे भी जाओगे तो एज ए एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट आप काम कर सकते हो। अगर आप एक्टिवली रहोगे तो आपको लोग बुला सकते हैं। बहुत सारी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज की डेट में मार्केट में थर्ड पार्टी कंपनियां बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। थर्ड पार्टी कंपनी देखो अभी क्या है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में क्या किया है इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शुरू कर दिया। वैसे ही जो जी की कंपनी है, पीजी की कंपनी है, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराना शुरू कर दिया। एक तो उनके पेरोल पे है, जैसे हमारे मैक्स में ही है, एक हम लोग मैक्स के एम्प्लॉई हैं और एक है कि थर्ड पार्टी के थ्रू। तो थर्ड पार्टी पे इनको सस्ता पड़ता है, उनको पीएफ नहीं देना, ये सारे अलाउंस नहीं देने, कन्वेंस नहीं देने, छुट्टियां हमारी 2 महीने की छुट्टियां होती है साल में, तो कुछ नहीं मिलता। उनको क्या करना है, संडे संडे ऑफ रहेगा, कुछ गैजेट डोरी लेंगे, इसके अलावा और कोई। तो वैसे ही थर्ड पार्टी अब मार्केट में आ गई है। जी ने बहुत सारे अपने काम थर्ड पार्टी को दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये अपने एम्प्लॉई से कराता है तो इसको खर्च साल के समझो 2 करोड़ आ रहा है।
थर्ड पार्टी आई, कोई बोली कि आप मुझे 1 करोड़ दे दो, मैं आपका ये काम कर दूंगा, उसका 1 करोड़ बच रहा है और सरदर्दी भी बच रही है, उसने 1 करोड़ का ठेका दे दिया। अब वो थर्ड पार्टी काम करेगी जी के लिए, लेकिन वो अपने नेम से कराओ, ठीक है। तो उसमें हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये थर्ड पार्टी ऐसे बंदों को ढूंढेगी जो सस्ते में काम करते हैं, ठीक है। तो टेक्नीशियन जो होता है वो कॉल आती है, मेरे पास आती थी कॉल, बट मेरे पास टाइम नहीं था, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। जब पेशेंट नहीं है तो आप उसको, लेकिन ये नहीं कि उसको छेड़ दिया और फिर उसको ठीक करना नहीं है, सेव नहीं करते। आपको खेलना है जितना उतना खेलो, लेकिन सेव बटन नहीं दबाना, अदरवाइज टेक्नीशियन परेशान, ठीक है। स्काउट क्लियर हुआ, सिटी में स्काउट क्लियर हो गया, लाइफ फिटनेस, स्पल्किंग, कॉलिमेशन, ये सब आ गया। लैंड मार्किंग, रीजन की बात करें, क्रॉस रीजन, चेस्ट की बात करें, एपेक्स टू सीनियर, मुझे नींद आ रही है, मैं भूल गया। कहाँ से कहाँ कवर करोगे? एपेक्स टू सीनियर, एपेक्स टू सीनियर, ये इसमें क्या आएगा? टी2, ठीक है। एब्डोमेन की बात करें, रूम्स ऑफ डायफ्राम टू देखो, एमआरआई ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो आपको रीजन में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बेस ऑफ स्कल टू वर्टेक्स, फ्रंटल टू मैक्सिलरी, पता है आपको, सुप्रा ऑर्बिटल टू इंफ्रा ऑर्बिटल। तो आप बोलोगे तो मैं लिखवाऊंगा, लिखवा दीजिए सर। सिटी में भी मैं बता दूँ, ठीक है। चलो एक बार जो क्रॉस चीज़ें, ये मैं लिखवा दूंगा, बट जो क्रॉस चीज़ें हैं वो बता दूँ। प्लेन के इंडिकेशन हमने कल डिस्कस किए थे। प्लेन के इंडिकेशन में क्या क्या बात हुई थी? प्लेन में हमें दिखता क्या क्या? फ्लूइड दिख जाएगा, एयर दिख जाएगा, बोन दिख जाएगा, ब्लीड दिख जाएगा। तो फ्रैक्चर अगर देखना हो तो प्लेन स्टडी इज मोर देन, स्टोन देखना हो फ्रैक्चर और स्टोन हो गया, ठीक है। ब्लीड देखना हो, आरटीए का केस है, ब्लीड देखना हो, ब्लीड के लिए तो ब्लीड से रिलेटेड कोई भी इंडिकेशन है, प्लेन स्टडी जरूर, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन देखना हो, प्लेन में चल जाएगा। न्यूमोपेरिटोनियम, हीमोपेरिटोनियम, हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, these all are the indication of plain study. KUB, kidney ureter और bladder, ये प्लेन भी होता है, कंट्रास्ट भी होता है। प्लेन हम अगर स्टोन, रीनल स्टोन देखना हो, यूरेट्रिक स्टोन देखना हो, यूबी जंक्शन पे स्टोन देखना हो, तो इसमें हमारे लिए एनसीसीटी के भी इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन फंक्शन अगर देखना हो तो कंट्रास्ट देंगे, क्लियर है। तो आपका एयर हो गया, बोन हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर वाला केस ये भी हो गया। इन सब चीज़ों को देखना हो तो हमें ठीक है। कॉन्ट्रास्ट स्टडी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप जैसे एमआरआई में एनाटॉमी, फैट अलग दिख रहा है, मसल अलग दिख रहा है, सारे ऑर्गन्स अलग, वो एनाटॉमी सीटी में आपको नहीं मिलती, ठीक है। और अगर आपको कोई भी एब्सेस है, एडिमा आपको सीटी एमआरआई में ऐसे ही दिख जाएगा, सीटी में नहीं दिखेगा। सीटी में एडिमा दिखेगा क्या? आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी लीजन है वो इनहांस कर रहा है कि नहीं, सिस्टिक है। तो अगर लीजन को, कोई भी एब्सेस या लीजन को किसी को भी कैरेक्टराइज करना है तो आपको कंट्रास्ट, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू देखना हो तो कंट्रास्ट करना पड़ेगा, बोन देखना हो, कैल्सिफिकेशन, ब्लीड, ये सब चीजें देखनी हो। ये ग्रोथ इंडिकेशन है, इससे रिलेटेड आप मतलब आप जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। जीआई ट्रैक देखना हो, प्लेन में आप नहीं देख सकते, या तो आप पॉजिटिव कंट्रास्ट दो या नेगेटिव कंट्रास्ट। पॉजिटिव कंट्रास्ट की जैसे कंट्रास्ट आपका हो चुका है, कंट्रास्ट की पढ़ाई हो चुकी है, तो अगर पॉजिटिव कंट्रास्ट में जीआई ट्रैक के लिए हम क्या देते हैं?
क्या सिटी में बताओ। कंट्रास्ट स्टडी हो चुकी है ना? कौन सा कंट्रास्ट देते हैं? ओमनी पे आइसोमोलर कंट्रास्ट मीडिया देते हैं जिसका सॉल्ट क्या है? डाइट और उस डाइट्राइजोएट के बेस मतलब ब्रांड नेम हमारे कौन कौन से हैं? गैस्ट्रोवीडियो, गैस्ट्रोग्राफीन, गैस्ट्रोलैक, अलग अलग नेम से आते हैं ये। ठीक है, तो ये चीजें रिवाइज करनी है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव कंट्रास्ट। जीआई ट्रैक्ट के लिए हम नेगेटिव कंट्रास्ट के फॉर्म में क्या देते हैं? प्लेन वाटर दे सकते हैं, जिससे ट्रिपल फेस करना है, लीवर का ट्रिपल फेस करना है। तो अगर आप ओरल कंट्रास्ट अगर आप पॉजिटिव दे देते हैं तो ड्यूडेनम वगैरह, स्टमक है, ये सारी चीजें ब्राइट दिखेंगी। वैसे केस में सीलिएट की ब्रांचेज सब भी जो ये इतनी अच्छी नहीं दिखाई दिखेंगी। दिखेंगी। तो जब भी हम ट्रिपल फेस करते हैं उसमें हम पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया नहीं देते यहाँ पे, ठीक है। ये मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक क्रॉस डिस्कशन हम आज कर लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें ऐसे लगे कि ये जाना पहचान, ठीक है। आप ट्रिपल फेज कर रहे हो, ट्रिपल फेज में आपको क्या क्या देखना होता है? आर्टेरियल फेज देखना होता है। तो आर्टेरियल फेज में हमारी सीलिएट की ब्रांचेस, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक ब्रांचेस, ये ब्रांचेस किसको सप्लाई दे रही हैं? जीआई ट्रैक्ट को, लिवर को। तो अगर पॉजिटिव कंट्रास्ट दे दिया, जीआई ट्रैक्ट हाइपर दिख रहा है, वैसे केस में वो आर्टरी उतनी बेटर विजुअलाइज नहीं होगी। तो ट्रिपल फेज के केस में हम नेगेटिव कंट्रास्ट का मतलब क्या हुआ? जो सब जो सॉफ्ट टिश्यू से कम दिखे, जिस पार्ट के लिए आप दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें हम वाटर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेगेटिव कंट्रास्ट जीआई ट्रैक्ट में और कौन सा है? पैकलाइन। ये हम कब देते हैं? इंटेरोलाइसिस या इंटेरोग्राफी जब हम करते हैं तो पैकलाइन हमारा क्या करता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ा देता है। ये हम एमआर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इंटेरोलाइसिस या इंटेरोग्राफी में हम देते हैं, ये पैकलाइन देते हैं जो कि नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है। ये देने के बाद हम आर्टेरियल फेज भी ले सकते हैं, पोर्टल वेनस बेटर अच्छे से दिखाएंगे। तो जीआई ट्रैक्ट के लिए हम दो तरह का कंट्रास्ट मीडिया दे सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में अगर लंग से रिलेटेड कोई डिजीज हो तो उसको ओरल कंट्रास्ट की नीड है क्या? नहीं है। लेकिन अगर उसोफेगस का केस है तो लंग अगर चेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसको ओरल कंट्रास्ट देना है। कब देना है? ऑन टेबल, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ी चीज मैं हल्के में भूल गया। चेस्ट जो है, चेस्ट का हम स्कैन करते हैं तो इसमें हमारे को ओरल कंट्रास्ट की नीड नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे परफोरेशन सस्पेक्टेड फिस्टुला, ठीक है, या परफोरेशन का केस है, या फिर सीएसोफेगस का केस है, ये एसोफेजियल मास है, तो उस केस में हम ओरल कंट्रास्ट देंगे। लेकिन वो ओरल कंट्रास्ट कब देंगे? जैसे स्टमक, एब्डोमेन, जीआई ट्रैक्ट के लिए 2 घंटे के लिए पीने के लिए देते हैं, वैसे नहीं देंगे हम, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? प्लेन स्टडी कर लिया, या प्लेन स्टडी करते वक्त ही उसको बोलेंगे नहीं, प्लेन स्टडी हमने कर लिया, प्लेन स्टडी में कुछ नहीं रहेगा। जब हम कंट्रास्ट स्टडी करेंगे तो उसके फुल माउथ, बोलस माउथ में भर के एक ग्लास उसको दे दो कि माउथ पे रखो। और इंस्ट्रक्शन क्या देना है? जैसे ही बोलूँगा सांस रोक लो तो पी के सांस रोक देना, ठीक है। तो उसको दे देते हैं। वो ओरल कंट्रास्ट वही होता है जो जीआई ट्रैक्ट के लिए दिया जाता है, ट्राइजेगैस्ट्रोवीडियो। अब आपने उसको बोल दिया और जैसे बोला कि सांस रोक लो, सांस रोक, पी के सांस रोका, आपने स्कैन कर दिया, तो उस वक्त वो कहाँ रहेगा? सुफेगस के। तो जहाँ कहीं पे भी लीकेज होगी तो सुफेगस पूरा फिल दिखेगी। होता क्या है, कुछ भी खाते पीते हो, सुफेगस में कितनी देर रहता है आने के रास्ते? जब वो जंक्शन क्रॉस कर गया तो सुफेगस के बाहर, तो जैसे ही वो सुफेगस के अंदर है तभी आप शूट करना, ठीक है। तो ऑन टेबल डोज ये दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेबल डोज या बोलस, माउथ बोलस। तो
और बोलस कंट्रास्ट देंगे उसको। जैसे पूछेगा कि चेस्ट के केस में आप ओरल कंट्रास्ट देते हैं या नहीं देते, तो आपको बोलना है कि सर इसोफेगस के का केस हो, सीए का हो या मास हो कोई, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेशन या फिस्टुला का केस हो, तो उसमें हम देते हैं पता नहीं, ठीक है। तो वो कैसे देंगे हम, बोनस, माउथ बोनस, माउथ में रख के जैसे ही बोलेंगे पी जाओ और पीते हुए में स्कैन कर ले, जैसे वो पिएगा पीते ही स्कैन कर लेगा, ठीक है। 5 से 10 सेकेंड का एक्सपोजर होता है चेस्ट का, तो उतने देर में आपका एसोफेगस भी रहता है, तो एसोफेगस भी वो दिखाई दे देता है। अदरवाइज अगर एसोफेगस का केस नहीं है तो फिर चेस्ट में हमारे को ओरल कंट्रास्ट की नीड नहीं है, चेस्ट में हम सिर्फ आईवी कंट्रास्ट देते हैं। क्लियर है, इंट्रावेनस कंट्रास्ट, ठीक है। वो भी क्या इंडिकेशन होगा, सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड, लंग्स पैरेंकाइमा में कोई मास है, ट्यूमर है, नोट्स वगैरह देखने हो अच्छे से, नोट्स का नेचर पता करना हो, ठीक है। ये चेस्ट के बारे में हो गया। हेड की बात करते हैं, 90% केसेस में एनसीसी क्लियर, सीसीटी कब चाहिए, सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, ठीक है, मास या ट्यूमर, प्लेन में कुछ आया है तब हम कंट्रास्ट देंगे, डायरेक्ट हम नहीं। डायरेक्ट हमारा कब है, सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस है या सस्पेक्टेड एनसीसी, न्यूरोसिस्टोसिस, प्लेन में नहीं पता चलेगा, मेनिंजाइटिस प्लेन में पता नहीं चलेगा, ठीक है। कोई पहले का मास या ट्यूमर का फॉलोअप केस चलता है उसके लिए, ठीक है। या फिर ये फंगल इन्फेक्शन जो एस्मोइडल साइनस या फ्रंटल साइनस में कोई बेस ऑफ स्कल में कोई मास के रीजन, तो उस केस में कहीं पे भी कोई मास या एब्सेस रीजन पहले से है तो या सस्पेक्टेड है तो हम कंट्रास्ट डन, ठीक है। नेक की बात करते हैं, नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक सीटी में प्लेन मना किया जाता है। नेक में हमारे इंडिकेशन क्या क्या है, नेक की अगर हम बात करें तो आपके पैरोटिड हो गए, ये आपके सैलिवरी ग्लैंड हो गए, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, यही हुआ ना। और नीचे आ जाओ तो लैरिंग्स वाला एरिया हो गया, ट्रैकिया हो गया। तो इसमें आपको प्लेन में कुछ दिखता ही नहीं है। तो नेक अगर कोई प्लेन करवा रहा है तो पूछना है कि आपको क्या देखना है, बोले कि सॉफ्ट टिश्यू लीजन देखना है, प्लेन नहीं दिखेगा। नेक अगर प्लेन करवाना है तो एमआरआई में करवाओ, उसमें हम स्टर लेंगे, मास लीजन होगा तो हाइपर दिख जाएगा, डिफ्यूजन वेटेड इमेज लेंगे, रिस्ट्रिक्शन दिख जाएगा, तो प्लेन स्टडी में हम नेक का काम चला सकते हैं, एमआरआई में हम नेक प्लेन में काम चला सकते हैं। लेकिन सीटी में अच्छा, सीटी नेक प्लेन अगर लिख के भेजा तो आप पता करो 99% वो सर्वाइकल स्पाइन के लिए लिख के भेजा होगा। समझ नहीं आ रही, आरटीए का केस है, गिर गया, वो लिख के भेज दिया सीटी नेक कराओ, तो सीटी नेक नहीं, वो सर्वाइकल करवाना चाह रहा है। अच्छा, इसी बात है, सर्वाइकल करवा रहा है तो आपको कौन सी विंडो में देनी होगी, तो फ्रैक्चर देखना है, ठीक है। अगर सीटी नेक कर रहे हैं तो कौन सा विंडो, सॉफ्ट, ठीक है। तो ये जैसे ही सीटी नेक प्लेन लिखे हुआ है, कान खोल लेना है, उससे पूछना है कि क्या देखना है, वो बोलेगा मास लीजन तो प्लेन में नहीं दिखेगा, कंट्रास्टिंग करना। एब्डोमेन प्लेन अगर आ जाए, एब्डोमेन प्लेन में क्या देखोगे भाई, एब्डोमेन में तो सारे सॉफ्ट टिश्यू ही है ना, या तो स्टोन से रिलेटेड हिस्ट्री हो, रेनल स्टोन तो भाई एनसीसीटी केवीपी में कन्वर्ट करवा लो उसको, ठीक है। बोले कि नहीं भाई लीवर में एब्सेस है, ठीक है। जीआई ट्रैक में कोई मास या लीजन है, नहीं दिखेगा, रीनल मास है, नहीं दिखेगा। तो कहीं पे भी कोई मास है प्लेन में आपको दिखाई नहीं देगा, तो एनसीसीटी होल एब्डोमेन का मतलब नहीं बनता है। हाँ, एक केस है न्यूमोपेरिटोनियम, आरटीए का केस है हीमोपेरिटोनियम, ठीक है। यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है देख सकते हैं। हाँ, उस पर कंट्रास्ट भी हम दे सकते हैं। कंट्रास्ट देने का मतलब कि आर्टरी वगैरह तो रप्चर्ड नहीं हुई, जैसी चीज़ें तो रप्चर्ड नहीं हुई, उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसको ओरल कंट्रास्ट की नीड नहीं, वो क्लियर।
या तो प्लेन या फिर प्लेन प्लस आईवी ओरल कंट्रास्ट की जरूरत नहीं है। आरटीए के केस में हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट या ट्रॉमेटिक इंजरी, गन शॉट इंजरी, ठीक है, वो स्वैप आपको मारने वाला उस तरह का कोई भी केस आता है तो उसको ओरल कंट्रास्ट की नीड आईवी है, ठीक है। वो या तो हम प्लेन करेंगे या नहीं तो फिर प्लेन स्टडी में भी हमने ये सारी चीजें देखा। यूरिन में ब्लड आता है, कहाँ से आएगा? जब हुआ है कहीं ना कहीं तभी आ रहा है। अदरवाइज एब्डोमेन का एक और केस है प्लेन के लिए, रप्चर्ड अपेंडिक्स, सस्पेक्टेड रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस का पेन था, तो वो सिम्टम से पता चल जाता था। सबसे रप्चर्ड अपेंडिक्स का केस है तो प्लेन में भी डन। टाइम कितना है अपने पास? 40 हो गया। 11:40 तो थोड़ा सा कम